तो बात करेंगे अब आपके C4 पाथवे की, ठीक है। और C4 पाथवे पढ़ने से पहले हम बात करेंगे आपके C4 प्लांट्स की, ठीक है। तो आप देखेंगे C4 प्लांट्स C3 प्लांट्स से काफ़ी एस्पेक्ट्स में अलग होते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर ये मैंने आपको दिखाया क्या, ये मैंने आपको दिखाया आपके अर्थ, ठीक है। ये मैंने आपको क्या दिखाई, अर्थ दिखाई। और आप जानते हैं अर्थ पर ये क्या होता है आपके, ये होता है आपके इक्वेटर। और अर्थ पे यहाँ पर आपके क्या होते हैं, पोल। यहाँ पर और यहाँ पर क्या है आपके, पोल है, ठीक है। और आप देखेंगे कि अर्थ में इक्वेटर से 23.5 अगर आप नॉर्थ जाएंगे और 23.5 अगर साउथ जाएंगे, तो 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ, ठीक है। और इस हिस्से में जितना भी आपके रीजन आएगा, उसी को आप क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है। तो ट्रॉपिकल एरिया कौन सा एरिया है, इक्वेटर के 23.5 नॉर्थ और इक्वेटर के 23.5 साउथ। और इस एरिया में आपकी जितना भी एरिया आएगा, इसी को आप क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है। और बाकी ये और ये जो पोल के पास एरिया है, इसको आप क्या बोलते हैं, टेम्परेट। तो ये है आपके टेम्परेट रीजन, ये टेम्परेट एरिया, ये भी टेम्परेट है और ये भी आपके क्या है, टेम्परेट है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। अब आप मुझे बताइए कि सनलाइट आपके ज़्यादा किस एरिया में पड़ेगी, ज़्यादा ट्रॉपिकल एरिया में पड़ेगी या ज़्यादा टेम्परेट में पड़ेगी। तो आप कहेंगे कि ट्रॉपिकल एरिया में आपके सनलाइट ज़्यादा पड़ेगी और टेम्परेट में पोल्स के पास लाइट कम पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि ट्रॉपिकल एरिया आपके काफ़ी गर्म होते हैं, काफ़ी ड्राई एरिया होते हैं। जैसे आपके इंडिया भी किस में आता है, इंडिया भी आपके ट्रॉपिकल एरिया में आता है, जहाँ पर आपके गर्मी बहुत पड़ती है, ठीक है। तो आप देखेंगे C4 प्लांट्स आपके इन ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज़ में आराम से ग्रो कर जाते हैं, काफ़ी वेल अडेप्टेड होते हैं इतने हाई टेम्परेचर के लिए भी, ठीक है। तो आप लिखेंगे C4 प्लांट्स आर वेल adapted to grow in dry tropical regions, ठीक है। तो इन ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में, इन ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज़ में आपके C4 प्लांट आराम से ग्रो कर जाते हैं, काफ़ी अडेप्टेड होते हैं, वेल अडेप्टेड होते हैं, ठीक है। चलिए अब आप देखेंगे C4 प्लांट्स की जो लीफ एनाटमी है, लीफ एनाटमी मतलब आपके लीफ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो आपके स्पेशल होता है। देखिए कैसे, तो अगर मैं बात करूं C4 प्लांट में तो आप देखेंगे C4 प्लांट की जो लीफ एनाटमी है वो आपकी कैसी है, स्पेशल लीफ एनाटमी, ठीक है। और उस स्पेशल लीफ एनाटमी को आप क्या बोलते हैं, उसको आप बोलते हैं क्रेन्स एनाटमी, क्रेन्स एनाटमी, ठीक है। तो आप देखेंगे कि C4 प्लांट की जो लीफ की एनाटमी है, एनाटमी मतलब आपके इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। जब आप उसको काट के आप देखेंगे अंदर से, उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे, तो जो उसकी एनाटमी है वो आप देखेंगे नॉर्मल C3 प्लांट से आपकी अलग होती है। तो आप देखेंगे C4 प्लांट्स के अंदर स्पेशल लीफ एनाटमी होती है, जिसको आप क्या बोलते हैं, क्रेन्स एनाटमी, ठीक है। चलिए देखिए, अब आप ध्यान से देखिए कि ये आपके अलग कैसे है। तो ये मैंने आपके सामने क्या बनाई, ये मैंने आपके सामने बनाई लीफ, ठीक है। और आप देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ लीफ, ओके। और लीफ में आप जानते हैं कि ये क्या होती हैं, लीफ में आप जानते हैं ये आपकी होती हैं वीन्स, ठीक है। लीफ में आपकी ये क्या होती हैं, वीन्स होती हैं, ठीक है। तो लीफ है ये
और लीफ में ये क्या है आपके वीन्स हैं, तो ये हैं आपके वीन्स। और आप जानते हैं जो बीच में जो थिक वीन होती है, बीच में जो थिक वीन होती है उसको आप क्या बोलते हैं, इसको आपने कहा मिडिल प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब है कि ये आपके काफ़ी बड़ी होती है, काफ़ी थिक होती है, मिडिल प्रोमिनेंट वीन, और इसको आप क्या बोलते हैं, मिडरिब। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं, मिडरिब। ठीक, तो ये जो आपने देखा कि ये जो बीच में वीन है, ये वीन आपकी दूसरी वीन से थिक होती है और इसीलिए आप इसको क्या बोलते हैं, मिडिल प्रोमिनेंट वीन, और इसका नाम क्या है, मिडरिब। ठीक है, अब आप देखिए कि मैंने इस लीफ को यहाँ से काटा, मान लीजिए मेरा हाथ ये आपकी क्या है, लीफ है, ओके, और इस लीफ को मैंने यहाँ से काटा, और यहाँ से काटने के बाद मैंने आपको इसको यहाँ से दिखाया। ठीक है, तो ये जो आपकी लीफ है, पहले मैंने इसको यहाँ से काटा और काटने के बाद मैंने आपको इसको यहाँ से दिखाया। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन दिखाया, तो आप देखेंगे ये मैंने आपको क्या दिखाया, लीफ का क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो ये है आपके लीफ का क्रॉस सेक्शन। और आप देखेंगे जब मैं इसको यहाँ से काटूंगा तो इसकी मिडरिब कट गई, और मिडरिब आपको यहाँ दिखेगी इस तरह से, मिडरिब आपको दिखेगी इस तरह से ये। ठीक है, लीफ में आपको मिडरिब यहाँ दिखेगी ऐसे। चलिए, और आप देखेंगे कि लीफ की जो ऊपर की आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर को आप क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट लेयर को आप क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट लेयर को आप बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, और क्योंकि ये ऊपर की एपिडर्मिस है तो मैंने कहा इसको क्या, अपर एपिडर्मिस। ठीक है, और आप देखेंगे कि ये नीचे की जो एपिडर्मिस है, नीचे की जो आउटर मोस्ट लेयर है, उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप कहेंगे लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, अब आप देखिए अब आप देखेंगे कि इन वीन्स के अंदर आपके क्या होते हैं, वैस्कुलर बंडल होते हैं। ठीक है, इन वीन्स के अंदर आपके क्या होते हैं, वैस्कुलर बंडल, जैसे आपके जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम आपके इसके अंदर होते हैं, तो इन वीन्स के अंदर आपके वैस्कुलर बंडल होते हैं, जाइलम फ्लोएम। ठीक है, और जाइलम फ्लोएम की चारों तरफ आप देखेंगे कि ये जो वीन है, ये जो मिडरिब है आपके, ये जो मिडरिब है, तो जाइलम फ्लोएम की चारों तरफ आपके यहाँ पर बंडल शीथ सेल होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं आपके, बंडल शीथ सेल। तो आप देखेंगे कि वैस्कुलर टिश्यू के चारों तरफ आपके बंडल शीथ सेल होते हैं, तो ये मैंने आपको क्या दिखाए, बंडल शीथ सेल। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखाई क्या, बंडल शीथ सेल। ओके, तो मैंने आपको लीफ दिखाई और लीफ को मैंने आपको काटा, यहाँ से मैंने इसको काटा और काटने के बाद मैंने आपको यहाँ से इसका क्रॉस सेक्शन दिखाया। ठीक है, और जब मैंने इसको काटा तो इसकी जो ये मिडिल प्रोमिनेंट वीन थी ये कट गई और इसका आपको क्रॉस सेक्शन दिखा, और इसमें आपने देखा कि यहाँ पर वीन्स के अंदर वैस्कुलर बंडल होते हैं। ठीक है, और वैस्कुलर बंडल की चारों तरफ ये जो सेल हैं इनको आप क्या बोलते हैं, बंडल शीथ सेल। ठीक है, तो ये कौन से सेल हैं आपके, बंडल शीथ सेल। ठीक है, और आप देखेंगे कि बंडल शीथ सेल बंडल शीथ सेल, और आप देखेंगे कि यहाँ पर बंडल शीथ सेल के चारों तरफ, बंडल शीथ सेल के चारों तरफ आपके ये कौन से सेल हैं, तो बंडल शीथ सेल के चारों तरफ आप देखेंगे, ये देखिए, तो बंडल शीथ सेल के चारों तरफ आप देखेंगे ये हैं आपके मीज़ोफिल सेल, ये हैं आपके कौन से, मीज़ोफिल सेल्स। ठीक है, मीज़ोफिल सेल्स आपके पूरी लीफ में प्रेजेंट होंगे इस तरह से ही, यहाँ पूरी लीफ में आपके ये मीज़ोफिल सेल्स होते हैं। ठीक है, और बंडल शीथ के चारों तरफ भी आपके क्या है, मीज़ोफिल सेल्स हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखाई क्या, मीज़ोफिल सेल, मीज़ोफिल सेल्स। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, तो आप देखिए इस एनाटमी का नाम आपके क्रेन्स एनाटमी क्यों पड़ा। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब देखेंगे अब अब आप देखिए क्रेन्स का मतलब क्या होता है,
क्रेंस का मतलब होता है आपके, क्रेंस का मतलब होता है आपके रीथ या क्या बोल सकते हैं आप, रिंग। ठीक है, तो रीथ का मतलब वैसे तो माला होता है, लेकिन आप कह सकते हैं रीथ का मतलब और क्या होता है, रिंग। ठीक है, तो रीथ का मतलब क्या है आपके, रिंग या माला। ठीक है, मोतियों की माला या आपकी रिंग। ओके, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मीजोफिल सेल्स है, मीजोफिल सेल्स आपके किस में अरेंज है, आपके रिंग में अरेंज है। बंडल शीथ के चारों तरफ जो मीजोफिल सेल हैं आपके, वो आपके रिंग में अरेंज है, इसीलिए इसको आप क्या बोलते हैं, क्रेंस एनाटमी। और क्रेंस का मतलब है यहाँ पे रिंग या रीथ। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ये क्रेंस क्या इंडिकेट कर रहा है, क्रेंस का मतलब है आपके रीथ या रिंग, और रिंग का मतलब क्या है यहाँ पे कि ये इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट रिंग अरेंजमेंट ऑफ मीजोफिल सेल अराउंड बंडल शीथ सेल्स। ठीक है, तो ये आपने देख लिया, ठीक है, ये है आपकी क्या, अपर एपिडर्मिस। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि ये आपके जो C4 प्लांट्स है आपके वेल अडेप्टेड होते हैं ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स के लिए। ठीक है, तो ये ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में भी अच्छे से ग्रो करते हैं, और क्यों करते हैं इसका रीज़न हम आगे देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो आपके लीफ की एनाटमी होती है, लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, वो आपके स्पेशल होता है, और उसको आप क्या बोलते हैं, क्रेंस एनाटमी। ठीक है, और क्रेंस एनाटमी का मतलब है, क्रेंस का मतलब है यहाँ पर रीथ या रिंग, और रिंग का मतलब है कि यहाँ पर जो मीजोफिल सेल्स हैं आपके, वो आपके रिंग की फॉर्म में अरेंज हैं। यहाँ पर मीजोफिल सेल का रिंग अरेंजमेंट है अराउंड द बंडल शीथ सेल। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। तो रीथ रिंग का मतलब क्या है आपके, इंडिकेट रिंग अरेंजमेंट ऑफ मीजोफिल सेल अराउंड बंडल शीथ सेल। ठीक है, चलिए, तो अब आगे चलेंगे और बंडल शीथ सेल के कुछ फीचर्स देखेंगे। ठीक है, तो ये मैं मिटाता हूँ, और इसके बाद हम बंडल शीथ सेल के फीचर्स देखते हैं। तो आप हेडिंग डालिए फीचर्स ऑफ बंडल शीथ सेल्स। ठीक है, तो बंडल शीथ सेल्स के फीचर्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप बताइए मुझे कि ये स्मॉल साइज के सेल हैं या लार्ज साइज के सेल हैं। तो आप कहेंगे ये आपके लार्ज सेल्स हैं, ये आपके लार्ज सेल्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इनका जो साइज़ है आपके, वो काफ़ी लार्ज है, काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए और इसमें बताइए मुझे कि यहाँ पर वैस्कुलर बंडल के अराउंड इनकी एक लेयर है या इनकी मल्टीपल लेयर है। तो आप कहेंगे इनकी मल्टीपल लेयर है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे मल्टीपल, और किताब में लिखा है सेवरल का मतलब है काफ़ी सारी। ठीक है, तो सेवरल लेयर्स अराउंड वैस्कुलर बंडल। ठीक है, तो ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। तो वैस्कुलर बंडल के अराउंड यहाँ पर इनकी सेवरल लेयर्स हैं या मल्टीपल लेयर्स हैं। ठीक है, चलिए, अब आप बताइए मुझे क्या यहाँ पर सेल्स के बीच में स्पेस है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर सेल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो इसका मतलब इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है। ठीक है, तो आप देखेंगे बंडल शीथ सेल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो आप कहेंगे कि इंटरसेलुलर स्पेस यानी कि सेल्स के बीच की स्पेस कैसी है आपके, एब्सेंट है। तो इंटरसेलुलर स्पेस आपके एब्सेंट है। तो इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब क्या है आपके कि सेल्स कैसे प्रेजेंट हैं, आप बताइए। सेल्स आपके कॉम्पैक्टली प्रेजेंट है या आपके लूजली प्रेजेंट है? तो आप कहेंगे सेल्स कैसे प्रेजेंट हैं, आपके कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं। सेल्स आपके कॉम्पैक्टली, कॉम्पैक्ट का मतलब है पास पास, कॉम्पैक्टली कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, ठीक है। सेल्स आपके कैसे पैक्ड हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड है, या कह लीजिए कॉम्पैक्टली अरेंज है, ओके। अब आइए ध्यान से, और ध्यान से देखिए यहाँ पर। तो नंबर 4 पे आपने क्या देखा, नंबर 4 पे आपने क्या देखा, नंबर 4 पे आपने क्या देखा, आप मुझे बताइए कि इनकी वॉल कैसी है। तो इनकी वॉल थिक है या थिन है? तो आप कहेंगे इनकी वॉल कैसी है, वॉल है इनकी कैसी, थिक। तो वॉल आर थिक। तो बंडल शीट की सेल की वॉल कैसी है, आपके थिक है। और आप देखेंगे ना इन सेल्स के अंदर आपके गैस एंटर कर सकती और ना इन सेल्स से आपके गैस एग्जिट कर सकती। गैस का मतलब यहाँ पे CO2 और O2 है, तो गैस ना एंटर कर सकती ना एग्जिट कर सकती। तो ये बताइए ये क्या हो गए, तो ये हो गए आपके इम्परवियस। इम्परवियस, इम्परवियस का मतलब है इम्परमिएबल है, इम्परवियस टू गैस एक्सचेंज, ठीक है, गैस या गैसियस एक्सचेंज। तो आप देखेंगे यहाँ से कोई गैस एक्सचेंज नहीं हो सकता। इन सेल की वॉल काफ़ी थिक है कि सेल में ना गैस एंटर कर सकती ना सेल में ना सेल से गैस एक्सिट कर सकती, ठीक है। तो आपके ये क्या हो गए, इम्परवियस टू गैस एक्सचेंज। तो ये सेल कैसे हो गए आपके, इम्परमिएबल टू गैस एक्सचेंज, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर मैंने इसके सेल के अंदर ये क्या बनाए, तो ये सेल के अंदर मैंने बनाई आपके क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये क्या है आपके सेल के अंदर, ये है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और आप देखेंगे कि मीसोफिल सेल के अंदर भी आपके क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो बंडल शीट के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट है और मीसोफिल सेल के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि बंडल शीट सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट हैं उनका साइज ज़्यादा है, ठीक है। तो आपने देखा जो बंडल शीट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है उनका साइज क्या है, ज़्यादा है मीसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट से। और आप देखेंगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट भी बंडल शीट सेल के अंदर भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट का साइज भी ज़्यादा है और नंबर भी ज़्यादा है कंपेयर टू मीसोफिल सेल, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे नंबर 5 पे, पहले आपने क्या लिखा, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट किससे ज़्यादा है आपके, मोर देन मीसोफिल सेल, मीसोफिल सेल। तो मीसोफिल सेल से आपके क्लोरोप्लास्ट का नंबर ज़्यादा है। और आप देखेंगे क्लोरोप्लास्ट का साइज़ भी आपके लार्ज है और कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का साइज़ ज़्यादा है मीसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट से, ठीक है। तो लार्ज साइज ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्या, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं मोर देन मीसोफिल सेल। तो मीसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट से इनके क्लोरोप्लास्ट का साइज ज़्यादा है। तो बंडल शीट सेल के क्लोरोप्लास्ट का साइज मीसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट से ज़्यादा है, ठीक है। और लास्ट में आप लिखेंगे क्या, लास्ट में आप क्या लिखेंगे लास्ट में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो बंडल शीट के क्लोरोप्लास्ट हैं, तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ इनके क्लोरोप्लास्ट। तो आप देखेंगे इनके क्लोरोप्लास्ट में आप देखेंगे कि ये जो थाइलाकॉइड्स हैं आपके इस तरह से स्टैक नहीं होते, एक दूसरे के ऊपर स्टैक नहीं होते। तो इसीलिए आप कहेंगे कि यहाँ पर कोई ग्रेना नहीं बनता, ठीक है। जैसे थाइलाकॉइड आपके नॉर्मली स्टैक करते हैं और ग्रेना बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि थाइलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर स्टैक नहीं करेंगे और ग्रेना नहीं बनाएंगे, ठीक है। इसीलिए ऐसे क्लोरोप्लास्ट को जहाँ पर आपके ग्रेना नहीं मिलता है
तो ऐसे क्लोरोप्लास्ट को आप क्या बोलते हैं, ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो आप कहेंगे यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट मिलता है उसको आप क्या बोलते हैं, ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट मिलता है। ठीक है, तो इसको जल्दी से हम रिवाइज करेंगे। पहले आप इसको लिख लीजिए। तो अब आप देखिए, तो मैंने आपको क्या बताया कि इन मीज़ोफिल सेल का इन बंडल शीथ सेल का साइज बड़ा है। ठीक है, दूसरी चीज़ इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पर एब्सेंट है और ये आपस में कॉम्पैक्टली अरेंज हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ आप देखिए कि ये आपके वेस्कुलर बंडल के अराउंड सिंगल लेयर में नहीं है बल्कि मल्टीपल लेयर में है, मतलब इनकी सेवरल लेयर प्रेजेंट हैं अराउंड द वेस्कुलर बंडल। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि इनकी वॉल थिक होती है और यहाँ से आपके कोई गैस एक्सचेंज नहीं हो सकता, तो ये इम्परवियस टू गैस एक्सचेंज है। ठीक, और इनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो मीज़ोफिल के क्लोरोप्लास्ट से साइज़ में बड़े हैं और इनमें बंडल शीथ सेल के अंदर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होते हैं मीज़ोफिल सेल के कंपैरिजन में। ठीक है, और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट हैं उनमें थैलेकॉइड्स आपके एक दूसरे के ऊपर स्टैकिंग करके ग्रेना नहीं बनाते, तो ऐसे क्लोरोप्लास्ट को आप क्या बोलते हैं, ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, जहाँ पे आपको ग्रेना नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। तो अब हम मीज़ोफिल सेल और बंडल शीथ सेल के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ और अब हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ मैंने आपके लिखा क्या, मीज़ोफिल सेल। ठीक है, और यहाँ आपके मैंने क्या लिखा, बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ। ठीक है, और यहाँ मैंने आपके लिखा क्या, पहला पॉइंट सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल। ओके, और दूसरा पॉइंट मैंने आपके लिखा क्या, क्लोरोप्लास्ट का नंबर। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखा मैंने क्लोरोप्लास्ट का साइज। ठीक है, और चौथा मैंने आपके लिखा ग्रेना। पांचवा मैंने आपके लिखा लाइट रिएक्शन और छठा मैंने आपके सामने क्या लिखा, रिबिस्को। ठीक है, और सातवां आपके सामने लिखा C3 साइकिल और आठवां लिखा मैंने आपके सामने स्टार्च ग्रेन्यूल। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने आपके सामने सारे पॉइंट्स लिखे जो हमें इन दोनों के डिफरेंस में पढ़ने हैं। ठीक है, अब आप देखिए सेल वॉल किसकी थिक है, तो मैंने आपको बताया था सेल वॉल आपके बंडल शीथ सेल की थिक होती है। ठीक है, तो आप यहाँ के लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसकी वॉल कैसी है, थिन, और इसकी वॉल कैसी है, आपके थिक है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि क्लोरोप्लास्ट का नंबर, तो ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट पर सेल आपके बंडल शीथ में होते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट पर सेल ज़्यादा आपके बंडल शीथ में होते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पर मीज़ोफिल में कम क्लोरोप्लास्ट और बंडल शीथ में यहाँ पर ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट। ओके, और यहाँ देखिए ध्यान से क्लोरोप्लास्ट का साइज़, और आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े क्लोरोप्लास्ट आपके बंडल शीथ में है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर मीज़ोफिल में स्मॉल, इसमें आपके लार्ज साइज़ के क्लोरोप्लास्ट। ठीक, ग्रेना। तो आप जानते हैं कि बंडल शीथ सेल के अंदर जो थैलेकॉइड्स होते हैं वो स्टैकिंग नहीं करते, और स्टैकिंग नहीं कर रहे तो आपके ग्रेना नहीं बनेगा। तो इनके क्लोरोप्लास्ट को आप क्या बोलते हैं, ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको
बंडल शीट में गिरना देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके कैसे हैं, एक ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट हैं, और यहाँ पे आपको गिरना देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए लाइट रिएक्शन। तो आप देखेंगे लाइट रिएक्शन आपके मीसोफिल सेल में तो होगी, लेकिन बंडल शीट सेल में नहीं होगी, क्योंकि बंडल शीट सेल आपके काफ़ी डीप होते हैं लीफ के अंदर। ठीक है, डीप सीटेड होते हैं, और मीसोफिल सेल आपके सुपरफिशियल होते हैं, ऊपर की तरफ होते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे से लाइट को रिसीव करते हैं, और यहीं पर लाइट रिएक्शन होती है। ठीक है, रिबिस्को देखिए, अब आप रिबिस्को एंजाइम, तो आप देखेंगे रिबिस्को एंजाइम आपको सिर्फ कहाँ मिलेगा, बंडल शीट सेल के अंदर मिलेगा, मीसोफिल सेल के अंदर रिबिस्को नहीं मिलता है। ठीक है, और रिबिस्को आप जानते हैं, रिबिस्को आपके केल्विन साइकिल में इन्वॉल्व होता है। केल्विन साइकिल के पहले स्टेप में, कार्बोक्सिलेशन स्टेप में आपके रिबिस्को इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि C3 साइकिल C4 प्लांट में भी होती है। तो अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि C3 साइकिल आपके सारे ही प्लांट्स में होती है, चाहे वो C3 हो, चाहे C4 हो, या आपके कोई और प्लांट हो। ठीक है, तो आपके C3 साइकिल सभी प्लांट में होती है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर C3 साइकिल किस में होनी चाहिए, मीसोफिल में या बंडल शीट में। तो आप कहेंगे क्योंकि बंडल शीट में आपके रिबिस्को है, तो C3 भी कहाँ होगी, आपके बंडल शीट में ही होगी। ठीक है, और आपके स्टार्च कहाँ बनेगा, जब आपके C3 साइकिल आपके ग्लूकोज बनाएगी बंडल शीट में, तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, स्टार्च या आपके सुक्रोज के अंदर। ठीक है, तो स्टार्च ग्रैन्यूल आपको कहाँ मिलेगा, बंडल शीट में मिलेगा, जहाँ पर आपके डार्क रिएक्शन की C3 साइकिल होगी, और यहाँ पर आपको ग्लूकोज ग्रैन्यूल, स्टार्च ग्रैन्यूल नहीं मिलेगा मीसोफिल सेल के अंदर। ठीक है, तो ये आपने डिफरेंस देख लिया दोनों के बीच का। ठीक है, चलिए, तो इम्पॉर्टेंट है इसमें याद रखना कि यहाँ पर सेल वॉल इसकी थिन है, इसकी थिक है। क्लोरोप्लास्ट मीसोफिल में कम, बंडल शीट में ज़्यादा। क्लोरोप्लास्ट का साइज़ बंडल शीट का बड़ा। ग्रेना आपके यहाँ पे कोई ग्रेना नहीं मिलता, तो एक ग्रेना क्लोरोप्लास्ट। लाइट रिएक्शन मीसोफिल में होती है, क्योंकि ये सुपरफिशियल होते हैं। रिबिस्को आपके बंडल शीट में मिलता है, इसीलिए यहाँ पर आपके C3 साइकिल भी होती है, और इसीलिए आपके ग्लूकोज बनेगा, स्टार्च बनेगा किसमें, बंडल शीट के अंदर। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे आपके C4 पाथवे। ठीक है, और C4 पाथवे या C4 साइकिल आपके दो साइंटिस्ट ने दी थी, जिनका नाम क्या था, आपके H.N. स्लैक, और उन्हीं के नाम पर आपके इसका नाम पड़ गया क्या, H.N. स्लैक पाथवे। तो आप C4 पाथवे को और क्या बोलते हैं, H.N. स्लैक पाथवे। ठीक है, तो H.N. स्लैक पाथवे आप C4 पाथवे को ही बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आप ध्यान से देखिए इसको ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या दिखाया, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया ये मैंने आपको क्या दिखाया, ये मैंने आपको दिखाया मीसोफिल सेल। ठीक है, ये मैंने आपको क्या दिखाया, मीसोफिल सेल। ठीक है, मीसोफिल सेल। ठीक, और मीसोफिल सेल के नीचे मैंने आपको क्या दिखाया, ये देखिए। तो मीसोफिल सेल के नीचे मैंने आपको क्या दिखाया, ठीक है। तो ये देखिए, मीसोफिल सेल के नीचे मैंने आपको क्या दिखाया, बंडल शीट सेल। ठीक है, तो ऊपर मैंने आपको दिखाया मीसोफिल सेल, और नीचे मैंने आपको दिखाया क्या, बंडल शीट सेल। ठीक है, और आप जानते हैं कि बंडल शीट सेल की सेल वॉल कैसी होती है, थिक या थिन। तो आप कहेंगे इसकी वॉल होती है कैसी, थिक। ठीक है, तो बंडल शीट सेल की सेल वॉल कैसी होती है, आपके थिक होती है, और इसी वजह से यहाँ पर आपके गैस एक्सचेंज नहीं हो सकता। ना यहाँ पर CO2 अंदर जा सकती, ना O2 अंदर जा सकती, ना CO2 बाहर आ सकती, ना O2 बाहर आ सकती। ठीक है, तो आप देखेंगे ये इम्परवियस है, इम्परमिएबल है गैस एक्सचेंज के लिए, इम्परवियस टू गैस एक्सचेंज।
ठीक है, तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। तो आप देखेंगे कि CO2 एटमॉस्फेरिक CO2 आपके ATM CO2 का मतलब है एटमॉस्फेरिक CO2 एंटर कहाँ से करेगी, आपके मेसोफिल सेल से करेगी। ठीक है, और ये आपके CO2 एंटर की, ठीक है, ये आपके CO2 एंटर की। ठीक है, और जैसे आपने देखा था C3 साइकिल में जो प्राइमरी एक्सेप्टर है वो क्या था, आपके RUBP। ठीक, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो प्राइमरी एक्सेप्टर है जो पहली बार CO2 को एक्सेप्ट करेगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो प्राइमरी एक्सेप्टर यहाँ पे कौन है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट या PEP। ठीक है, तो PEP क्या है आपके, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ठीक है, और इसके अंदर आपके कितने कार्बन है, ये है आपके 3 कार्बन का एसिड। ठीक है, 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, इसमें कितने कार्बन है आपके, 3 कार्बन, और इसने पहली बार CO2 को एक्सेप्ट किया, तो इसलिए आप इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। ठीक है, तो ये है आपके क्या, ये है आपके प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। ठीक है, तो ये आपने देख लिया, ठीक है, और आप देखेंगे कि CO2 इसके अंदर फिक्स हो जाएगा, ये CO2 को एक्सेप्ट कर लेगा और आपके बनाएगा फर्स्ट प्रोडक्ट, प्राइमरी प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जब ये दोनों मिलेंगे तो मिलके ये बनाएंगे आपके क्या, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो 3 कार्बन आपके PEP में और 1 कार्बन आपके CO2 में, तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के अंदर कितने कार्बन होने चाहिए, तो आप कहेंगे कि इसमें आपके 4 कार्बन होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा OAA क्या है, तो आप कहेंगे OAA है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, और ये क्या है आपके 4 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड, ये भी क्या है आपके 4 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, और क्योंकि ये आपके फर्स्ट प्रोडक्ट है CO2 फिक्सेशन का, तो इसीलिए आप इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक आपने देख लिया, और आप देखेंगे कि ये एंजाइम जो आपके CO2 को फिक्स करेगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से, मतलब इस रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, वो एंजाइम है आपके, उस एंजाइम का नाम है आपके PEP केस। मतलब तो पैप केस का मतलब क्या है, पैप केस का मतलब है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेस। ठीक है, तो PEP केस का मतलब क्या है आपके, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेस, और आप देखेंगे इस एंजाइम के पास सिर्फ कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी है, मतलब ये आपके सिर्फ CO2 जोड़ेगा। रिबिस्को के पास आपके दोनों प्रॉपर्टी थी, कार्बोक्सिलेस और ऑक्सीजनेस, तो वो कार्बोक्सिलेशन भी करता है और ऑक्सीजनेशन भी करता है। लेकिन आप देखेंगे पैप केस आपके सिर्फ क्या करेगा, कार्बोक्सिलेशन करेगा, तो आप लिखेंगे ओनली कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी। इसके पास आपके सिर्फ CO2 जोड़ने की एबिलिटी है। ठीक है, और आप देखेंगे कि पहले स्टेप को जिसमें आपके CO2 आपके फिक्स होता है, तो इस स्टेप को आप क्या बोलते हैं, इस फर्स्ट स्टेप को आप बोलते हैं, तो मैंने लिखा आपके यहाँ पे फर्स्ट स्टेप, और फर्स्ट स्टेप का नाम क्या है आपके, कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप का नाम क्या है आपके,
कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो यहाँ तक देखिए आपने क्या देखा, यहाँ तक आपने क्या देखा कि आपके CO2 पहली बार एक्सेप्ट किसने किया, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट ने। तो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट ने आपके पहली बार CO2 को एक्सेप्ट किया। तो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट क्या हो गया, आपके प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, ठीक है। और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट 3 कार्बन का है और कार्बन डाइऑक्साइड में आपके 1 कार्बन है। तो ये दोनों मिलकर के आपके कन्वर्ट हो गए किस में, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। तो ये आपके फर्स्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, इसीलिए आपके ऑक्जेलो एसिटिक एसिड क्या हो गया, फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, ठीक है। और इस रिएक्शन को कौन कैटलाइज करेगा, आपके पैपकेस। और पैपकेस क्या है, आपके फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। और क्योंकि सिर्फ ये आपके CO2 जोड़ सकता है, तो इसके पास सिर्फ कौन सी एक्टिविटी है, ओनली कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी, ठीक है। चलिए और पहला स्टेप का नाम क्या है आपके, जिसमें आपके CO2 जुड़ेगा, पहले स्टेप का नाम क्या है जिसमें आपके CO2 जुड़ेगा, इसका नाम है आपके कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। चलिए अब आप देखिए, ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड आपके एंटर करेगा कहाँ पर, ये क्या है इसका, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये मीसोफिल सेल का क्लोरोप्लास्ट है और ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इसके अंदर एंटर करेगा, ठीक है। और अब ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, मैलिक एसिड के अंदर, मैलिक एसिड जिसमें भी 4 कार्बन है, या किसके अंदर, एस्पार्टिक एसिड के अंदर, एस्पार्टिक एसिड के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर भी कितने कार्बन हैं आपके, 4 कार्बन है, ठीक। तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एंटर किया किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और ये कन्वर्ट हो जाएगा या तो मैलिक एसिड में या फिर आपके एस्पार्टिक एसिड में, ठीक। और फिर ये मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड ट्रांसपोर्ट होंगे कहाँ से, मीसोफिल सेल से, कहाँ पर, कहाँ पर ट्रांसपोर्ट हुए आपके, ये बंडल शीट के क्लोरोप्लास्ट में, बंडल शीट के क्लोरोप्लास्ट में आपके ये ट्रांसपोर्ट हो गए। और किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हुए, ये जो आपके चैनल्स हैं जो इन दोनों सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर रहे हैं, इन चैनल्स को आप क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या है आपके, ये आपके चैनल्स हैं जो 2 सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो आपके मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड ट्रांसपोर्ट हुए, कहाँ से ट्रांसपोर्ट हुए, मीसोफिल सेल से, कहाँ पर, आपके बंडल शीट में। और ये आपके एंटर कर गए कहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एंटर कर गए, ठीक है। तो ये आपके एंटर कर गए कहाँ पर, बंडल शीट सेल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये एंटर कर जाएंगे, ठीक है। और मान लिया मैंने कि ये मैलिक एसिड है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, मैलिक एसिड भी हो सकता है या एस्पार्टिक एसिड भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने मान लिया आपके क्या है, मैलिक एसिड, ओके। और आप देखेंगे मैलिक एसिड जो कि आपके 4 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड है, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ये आपके कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पायरुविक एसिड के अंदर, ठीक है। तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, आपके पायरुविक एसिड के अंदर, पायरुविक एसिड के अंदर, ठीक है। और जिसके अंदर आपके कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन हैं, ठीक है। जिसके अंदर आपके कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन हैं, ठीक। और आप देखेंगे इसके अंदर 4 कार्बन और पायरुविक एसिड के अंदर 3 कार्बन, तो 1 कार्बन कहाँ गया, तो 1 कार्बन आपके निकल जाएगा किसकी फॉर्म में, CO2 की फॉर्म में, ठीक है। तो 1 कार्बन किसकी फॉर्म में निकल गया, आपके CO2 की फॉर्म में निकल गया, ठीक है। चलिए तो आप देखिए पहला स्टेप ये था जिसमें आपके क्या हुआ, कार्बोक्सिलेशन। दूसरा स्टेप क्या है आपके, दूसरा स्टेप है आपके ट्रांसपोर्ट। ये मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड ट्रांसपोर्ट हुआ मीसोफिल सेल से बंडल शीट सेल में। तो दूसरा स्टेप क्या है आपके, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और आप देखेंगे तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप, तो तीसरा स्टेप क्या है आपके, मैलिक एसिड में से आपके CO2 निकली, ठीक है। तो आप एडिशन ऑफ CO2 को आप क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेशन। और जब आपके CO2 निकलेगा
तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में CO2 जुड़ता है तो आप कहेंगे क्या, कार्बोक्सिलेशन, और अगर किसी मॉलिक्यूल में से CO2 निकलता है तो आप क्या कहेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन। तो मैलिक एसिड का क्या हुआ यहाँ पर, डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, ठीक है। चलिए अब आप ध्यान से देखिए कि ये जो CO2 है, ये जो CO2 है जो आपके बंडल शीट में रिलीज़ हुआ, ये जो CO2 है जो आपके बंडल शीट में रिलीज़ हुआ, इस CO2 को आपके कौन एक्सेप्ट कर लेगा, तो आप कहेंगे इस CO2 को आपके एक्सेप्ट कर लेगा कौन, RuBP, ठीक है। तो RuBP इस CO2 को एक्सेप्ट कर लेगा और आपके यहाँ पर आपके कौन सी साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, तो आप कहेंगे यहाँ पर आपके केल्विन साइकिल या C3 साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। और क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपकी कौन सा एंजाइम है, रिबिस्को, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके बंडल शीथ सेल के अंदर रिबिस्को है और मीसोफिल सेल के अंदर पैप्केज है, ठीक है। तो मीसोफिल सेल के अंदर आपको रिबिस्को नहीं मिलेगा और बंडल शीथ सेल के अंदर आपको पैप्केज नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, और बंडल शीथ सेल के अंदर आपको रिबिस्को मिलेगा और मीसोफिल सेल के अंदर आपको पैप्केज मिलेगा। मीसोफिल सेल के अंदर आपको रिबिस्को नहीं मिलेगा और बंडल शीथ सेल के अंदर आपको पैप्केज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। तो मैलिक एसिड आपके कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, मैलिक एसिड जो कि आपके 4 कार्बन का एसिड है, जो कि आपके क्या है, 4 कार्बन का एसिड है, इसीलिए आप इसको क्या बोलते हैं, इन दोनों को आप C4 एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। किताब में आपके C4 एसिड लिखा है इन दोनों का नाम, ठीक है। तो ये भी C4 एसिड है, ये भी C4 एसिड है, ठीक है, और ये भी आपके C4 एसिड है और पायरुविक एसिड आपके C3 एसिड है। तो मैलिक एसिड आपके कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, पायरुविक एसिड के अंदर, और इसमें से आपके एक कार्बन निकल गया CO2 की फॉर्म में, और इस CO2 को एक्सेप्ट कर लिया किसने, RuBP ने, और यहाँ पर आपकी C3 साइकिल या केल्विन साइकिल स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर आपके CO2 फिक्स हो जाएगा किससे, C3 साइकिल या केल्विन साइकिल से, ठीक है। चलिए अब आप देखिए, ये पायरुविक एसिड आपके क्लोरोप्लास्ट से बाहर आएगा और ये वापस से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा किसमें, ये वापस से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा यहाँ पर ये वापस से ट्रांसपोर्ट हो गया कहाँ पर, ये वापस से ट्रांसपोर्ट हो गया किसमें, आपके मीसोफिल सेल में, ठीक है। तो पायरुविक एसिड आपके वापस से ट्रांसपोर्ट हो गए कहाँ पर, मीसोफिल सेल में, ठीक है। तो चौथा स्टेप क्या होगा आपके, चौथा स्टेप क्या होगा आपके, चौथा स्टेप क्या होगा आपके, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। चौथा स्टेप वापस से क्या होगा आपके, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। चलिए अब पायरुविक एसिड आ गया और पायरुविक एसिड वापस से कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, वापस से कन्वर्ट हो जाएगा आपके किसके अंदर, पैप के अंदर, मतलब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के अंदर, ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ पर आपके 2 ATP खर्च हो जाएंगे, ठीक है। इस रीजनरेशन स्टेप में आपके 2 ATP खर्च हो जाएंगे, 2 ATP खर्च हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे ये कौन सा स्टेप है, स्टेप नंबर 5। तो स्टेप नंबर 5 क्या है आपके, रीजनरेशन। और रीजनरेशन क्यों हुआ, रीजनरेशन क्यों हुआ, क्योंकि आप देखेंगे कि आपको ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए CO2 के 6 मॉलिक्यूल फिक्स करने पड़ेंगे। तो ये आपके 6 बार साइकिल चलेगी तब जाकर के आपके एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर टैब बार बार रीजनरेट होता रहेगा, ठीक है। तो ये आपने देख ली क्या, C4 साइकिल, ये आपने क्या देख ली, C4 साइकिल, ठीक है। चलिए तो इसको हम रिवाइज करेंगे, पहले आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो अब आप देखिए C4 प्लांट्स के अंदर जो बायोसिंथेटिक पाथवे होता है, जो डार्क रिएक्शन होती है, उसको आप क्या बोलते हैं, C4 पाथवे, ठीक है। और ये आपके 2 साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम क्या था आपके, हैच एंड स्लैक, इसीलिए आप इसको क्या बोलते हैं, हैच एंड स्लैक पाथवे, ठीक है। और आप देखेंगे कि C3 प्लांट्स के अंदर जो डार्क रिएक्शन है, जो बायोसिंथेटिक पाथवे है, उसको आप बोलते हैं C3 साइकिल या केल्विन साइकिल, ठीक है। और आप देखेंगे कि C3 साइकिल और केल्विन साइकिल सिर्फ और सिर्फ आपके मीसोफिल सेल में ऑपरेट होती है,
लेकिन C4 पाथवे या जिसको आप क्या बोलते हैं C4 साइकिल या हैच एंड स्लैग पाथवे, ये आपके मीसोफिल सेल के अलावा बंडल शीथ में भी ऑपरेट करती है। ठीक है, तो C4 साइकिल में आपके दो तरह के सेल इन्वॉल्व होते हैं, मीसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल। ठीक है, और क्योंकि बंडल शीथ सेल की वॉल कैसी है, थिक है, तो यहाँ पर आपके कोई गैस एक्सचेंज नहीं हो सकता, ना यहाँ पर CO2 और O2 एंटर कर सकती, ना CO2 और O2 यहाँ से एग्जिट कर सकती। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके इम्परवियस टू गैस एक्सचेंज। ठीक है, तो बंडल शीथ सेल आपके क्या है, इम्परवियस टू गैस एक्सचेंज। ठीक, अब आप देखिए, तो इसीलिए CO2 एंटर की आपके किसके अंदर, मीसोफिल सेल के अंदर। ठीक है, और आप देखेंगे कि पहली बार जो CO2 को एक्सेप्ट करेगा वो है आपके 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड, जिसका नाम क्या है आपके फॉस्फोइनॉल पायरेट। तो फॉस्फोइनॉल पायरेट ने पहली बार CO2 को एक्सेप्ट किया, इसीलिए इसका नाम क्या है, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। ठीक है, चलिए, और अब ये CO2 को एक्सेप्ट करके ये कह सकते हैं कि CO2 इसके अंदर फिक्स हुआ और ये कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट के अंदर। तो प्रोडक्ट का नाम क्या है आपके, प्रोडक्ट का नाम है आपके क्या, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो क्योंकि फॉस्फोइनॉल पायरेट CO2 को फिक्स करके, CO2 को अपने अंदर फिक्स करके कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट के अंदर, तो प्रोडक्ट का नाम क्या है आपके, फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका नाम क्या है आपके ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और जिसको आप क्या बोलते हैं, फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, क्योंकि पहली बार आपके फॉस्फोइनॉल पायरेट ने इसको फिक्स किया और ये कन्वर्ट हो गया फर्स्ट प्रोडक्ट के अंदर, तो ये है आपके क्या, फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए, और आपने देखा कि फॉस्फोइनॉल पायरेट में यानी कि प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर में 3 कार्बन और CO2 के अंदर आपके 1 कार्बन, तो टोटल कार्बन कितने हो गए आपके 4। तो इसीलिए आप देखेंगे फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट के अंदर 4 कार्बन है। ठीक है, ये क्या है आपके 4 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, चलिए, और नाम क्या है इसका, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक, और अगर किसी कंपाउंड के अंदर CO2 आपके जाके जुड़ता है तो उस रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं, उस रिएक्शन को आप बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, उस रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो आपके फॉस्फोइनॉल पायरेट का क्या हुआ, कार्बोक्सिलेशन। और इस रिएक्शन को किसने कैटलाइज किया, इस रिएक्शन को कैटलाइज किया आपके PEP केस, मतलब पैप केस, और पैप केस की फुल फॉर्म क्या है आपके, फॉस्फोइनॉल पायरेट कार्बोक्सिलेज। ठीक है, और इसके पास सिर्फ कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी है, इसके पास सिर्फ कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी है, जबकि आपने देखा था कि रिबिस्को के पास कार्बोक्सिलेशन के अलावा ऑक्सीजनेशन प्रॉपर्टी भी होती है, ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी भी होती है। ठीक है, चलिए, तो पहली रिएक्शन आपकी समझ में आ गई होगी। तो CO2 को पहली बार जिसने एक्सेप्ट किया वो है आपके 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड, और जिसका नाम क्या है आपके फॉस्फोइनॉल पायरेट। ठीक है, और इसने पहली बार CO2 को एक्सेप्ट किया, तो इसलिए इसका नाम क्या है, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, और ये आपके पहले प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ जो क्या है आपके 4 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड, और जिसको आप क्या बोलते हैं, फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए, और इस एंजाइम और इस रिएक्शन को जिस एंजाइम ने कैटलाइज किया उसका नाम क्या है आपके, फॉस्फोइनॉल पायरेट। तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया। ठीक है, और इस रिएक्शन का नाम क्या है आपके, कार्बोक्सिलेशन, क्योंकि यहाँ पर आपके PEP का क्या हुआ है, कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, अब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ट्रांसपोर्ट हो गया कहाँ पर, आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक, और क्लोरोप्लास्ट में ट्रांसपोर्ट होने के बाद आपके ये कन्वर्ट हो जाएगा या तो मैलिक एसिड में या फिर किस में, एस्पार्टिक एसिड में। ठीक है, और मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड ये दोनों क्या हैं आपके, 4 कार्बन के ऑर्गेनिक एसिड, इसीलिए आप इसको क्या बोल सकते हैं, C4 एसिड। ठीक है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को भी आप C4 एसिड बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी 4 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड ट्रांसपोर्ट होंगे कहाँ से, मीसोफिल सेल से, कहाँ पर आपके बंडल शीथ सेल में, किसके थ्रू, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। ठीक है, और फिर ये आपके कहाँ एंटर कर जाएंगे, बंडल शीथ के क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक, अब मैंने यहाँ पर ले लिया क्या, मैलिक एसिड, आप कुछ भी ले सकते हैं, मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड। तो मैंने ले लिया आपके मैलिक एसिड जो कि आपके 4 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, और आप देखेंगे कि ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, पायरुविक एसिड के अंदर, जो कि आपके 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड है। तो आप इसको
C3 एसिड भी बोल सकते हैं, ठीक है। और आप देखेंगे कि 4 कार्बन का एसिड 3 कार्बन के एसिड में कन्वर्ट हुआ तो एक कार्बन लॉस्ट हो गया, और एक कार्बन किसकी फॉर्म में लॉस होगा, आपके CO2 की फॉर्म में। तो आपने देखा कि मैलिक एसिड में से CO2 निकल गया, तो इस स्टेप को आप क्या बोलते हैं, इस स्टेप को आप बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप, ठीक है। इस स्टेप को आप क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप। और जो CO2 निकला उसको कौन एक्सेप्ट कर लेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा आपके RuBP, ठीक है। तो RuBP ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, और अब ये CO2 फिक्स कर जाएगा किससे, RuBP इसको फिक्स कर देगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। ऐसे 6 CO2 आपके फिक्स हो जाएंगे और वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, CO2 के अंदर। और ये इस साइकिल को आप क्या बोलते हैं, इस साइकिल को आप बोलते हैं C3 साइकिल, ठीक है। तो CO2 जो निकला, CO2 जो बना वो आपके RuBP ने एक्सेप्ट किया, और RuBP ने एक्सेप्ट करके इसको C3 साइकिल में एंटर करा दिया, ठीक है। चलिए, और आप देखेंगे कि ये जो पायरुविक एसिड है ये आपके क्लोरोप्लास्ट से बाहर आएगा और ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, 4th स्टेप में ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा कहाँ पर, ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा वापस से मेसोफिल सेल के अंदर, ठीक है। और फिर ये पायरुविक एसिड से आपके क्या बन जाएगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। तो इसका मतलब ये आपके फॉस्फोइनॉल पायरुवेट वापस से रीजनरेट कर जाएगा, वापस से दोबारा बन जाएगा, और इस स्टेप में आपके 2 ATP खर्च हो जाएंगे। और इस स्टेप का नाम क्या है आपके, इस स्टेप का नाम है आपके रीजनरेशन स्टेप, ठीक है। तो रीजनरेशन स्टेप में आपके 2 ATP खर्च होते हैं। तो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट वापस क्यों बन रहा है, वापस रीजनरेट क्यों हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक ग्लूकोज बनाने के लिए आपको 6 CO2 चाहिए। तो 6 CO2 चाहिए तो आपकी ये साइकिल 6 बार चलेगी, ठीक है। C4 साइकिल के आपके 6 टर्न्स चलेंगे। तो इसीलिए आपके ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बार बार रीजनरेट होता रहेगा और CO2 को फिक्स करता रहेगा, ठीक है। चलिए, तो अब आपसे एक सवाल पूछूंगा मैं कि आप मुझे बताइए C4 प्लांट्स के अंदर भी मेन बायोसिंथेटिक साइकिल कौन सी है, मेन बायोसिंथेटिक पाथवे कौन सा है जिससे आपके ग्लूकोज बनता है। तो आप कहेंगे कि इसके अंदर भी केल्विन साइकिल या C3 साइकिल मेन बायोसिंथेटिक पाथवे है, या मेन बायोसिंथेटिक साइकिल है जिससे आपके ग्लूकोज बनता है, ठीक है। तो चाहे वो C3 हो चाहे वो C4 हो, ग्लूकोज तो आपके C3 साइकिल से ही बनता है, ठीक है। चाहे वो C3 प्लांट हो चाहे वो C4 प्लांट हो, ग्लूकोज तो आपके C3 साइकिल से ही बनता है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, और इसके बाद हम इस पर एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए। तो अब आप एक सवाल का जवाब दीजिए। मैंने आपसे पूछा कि C3 या केल्विन साइकिल अकर इन, केल्विन साइकिल होती है किस में, C3 प्लांट्स ओनली, C3 एंड C4 प्लांट्स ओनली, या ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, ठीक है, सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में, या आप कहेंगे नन। तो देखिए, केल्विन साइकिल और C3 साइकिल आपके सारे ही प्लांट्स में चलती है, आपके सारे ही प्लांट्स में C3 साइकिल होती है। तो आपके जो ग्लूकोज बनता है, जो आपके फाइनली CO2 फिक्स होता है, वो आपके किससे होता है, वो आपके हमेशा C3 साइकिल या केल्विन साइकिल से ही होता है। तो फाइनली जो आपके CO2 फिक्स होके ग्लूकोज बनेगा वो हमेशा किससे बनेगा, आपके C3 साइकिल से बनेगा, ठीक है। और वो आपके चाहे वो C3 प्लांट्स हो या C4 प्लांट्स हो या और कोई प्लांट्स हो, सब फोटोसिंथेटिक प्लांट्स के अंदर आपके C3 साइकिल होती है, ठीक है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से कि टोटल ATP एंड NADPH, टोटल ATP एंड NADPH consumed to fix one CO2 molecule
थ्रू C4 साइकिल या C4 पाथवे। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके कि टोटल एटीपी और NADPH कंज्यूम्ड टू फिक्स 1 CO2 मॉलिक्यूल थ्रू C4 पाथवे, यानी कि कितने एटीपी और NADPH लगेंगे एक CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए थ्रू C4 पाथवे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ATP NADPH का खर्चा कहाँ होगा, एक तो C3 साइकिल में होगा। ठीक है, तो C4 पाथवे के अंदर जो C3 साइकिल चलती है उसमें आपके ATP NADPH का कंजम्पशन होता है। और उसके अलावा आपने देखा यहाँ रीजनरेशन स्टेप में आपके 2 ATP कंज्यूम हुए। ठीक है, तो आप देखेंगे टोटल ATP आप देखेंगे, टोटल ATP जो कंज्यूम होंगे, तो टोटल ATP जो कंज्यूम हुए आपके 3 हुए आपके किसमें, 3 ATP इन C3 साइकिल प्लस 2 ATP इन रीजनरेशन स्टेप। ठीक है, तो टोटल ATP कितने हुए आपके, 5 ATP कंज्यूम्ड। तो टोटल 5 ATP कंज्यूम होंगे 1 CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए थ्रू C4 पाथवे। ठीक है, और टोटल NADPH, तो आप देखेंगे टोटल NADPH आपके जो C3 साइकिल के अंदर NADPH कंज्यूम हुए, वही NADPH आपके C4 पाथवे के अंदर भी होंगे। ठीक है, चलिए तो आपने लिखा कितने, 2 NADPH इन C3 साइकिल। ठीक है, तो आप देखेंगे 2 NADPH कंज्यूम्ड। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। तो C4 पाथवे में टोटल 5 ATP एंड 2 NADPH। ठीक है, तो C4 पाथवे में आपके 5 ATP और 2 NADPH कंज्यूम होते हैं एक CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए। ठीक है, और अब मैंने आपसे सवाल पूछा कि 6 CO2 मॉलिक्यूल फिक्स करने के लिए कितने खर्च होंगे, तो आप देखेंगे टू फिक्स 6 CO2 मॉलिक्यूल, और 6 CO2 मॉलिक्यूल फिक्स करने का मतलब है कि आपने एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना दिया। ठीक है, तो आप कह सकते हैं टू फिक्स 6 CO2 मॉलिक्यूल, ये कह सकते हैं टू सिंथेसाइज 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, क्योंकि एक ग्लूकोज बनाने के लिए आपको 6 CO2 फिक्स करने पड़ेंगे। ठीक है, तो टू फिक्स 6 CO2 मॉलिक्यूल या टू सिंथेसाइज 1 ग्लूकोज। आप देखेंगे आपको चाहिए आपके कितने, 5 × 6 मतलब 30 ATP प्लस 6 × 5 कितने हुए आपके 30 ATP। ओके, और 6 × 2 यानी कि 12 NADPH। ठीक है, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल सिंथेसिस के लिए आपको 30 ATP और 12 NADPH चाहिए इन C4 पाथवे। ठीक है, चलिए तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो इस पे हम एक और क्वेश्चन करेंगे, और अब आप देखिए यहां पर इसको मिटाकर हम एक और क्वेश्चन करेंगे। तो ध्यान से देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपके हाउ मैनी कार्बोक्सिलेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन occur in C4 pathway। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपके कि हाउ मेनी डीकार्बोक्सिलेशन एंड कार्बोक्सिलेशन अकर इन C4 पाथवे। तो C4 पाथवे में आपके कितने कार्बोक्सिलेशन और डीकार्बोक्सिलेशन होते हैं। तो आप देखिए यहां पर मीसोफिल सेल में आपकी क्या हुआ, कार्बोक्सिलेशन। ठीक है,
तो एक कार्बोक्सिलेशन हुआ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का इन मेसोफिल सेल, ठीक। और यहाँ देखेंगे आप एक कार्बोक्सिलेशन RuBP का हुआ कहाँ पर, बंडल शीथ सेल में, ठीक है। तो आप लिखेंगे टू कार्बोक्सिलेशन एक कहाँ पर, वन इन यहाँ पे लिखेंगे आप क्या, एक कहाँ पर, एक आपके इन मेसोफिल सेल में और एक आपके बंडल शीथ सेल में, ठीक है। तो दो कार्बोक्सिलेशन होते हैं C4 पाथवे में, एक मेसोफिल सेल में फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का और बंडल शीथ सेल में आपके RuBP का, ठीक है। और एक डी कार्बोक्सिलेशन होता है, एक डी कार्बोक्सिलेशन। और आप देखेंगे कि ये डी कार्बोक्सिलेशन कहाँ होता है, आपके बंडल शीथ सेल में मैलिक एसिड का, ठीक है। तो इन बंडल शीथ सेल, ठीक है। तो बंडल शीथ सेल में होता है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम देखेंगे आपके फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। तो फोटो रेस्पिरेशन देखने से पहले आप देखिए रिबिस्को एंजाइम के बारे में जानिए। तो यहाँ पे आपने लिखा क्या, रिबिस्को, और रिबिस्को एंजाइम की फुल फॉर्म क्या है, राइबुलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस, ठीक है। तो मैंने आपको रिबिस्को की फुल फॉर्म बताई, राइबुलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस, ठीक है। और आप देखेंगे कि रिबिस्को के पास आपके दो बाइंडिंग साइट्स होती हैं, दो एक्टिव बाइंडिंग साइट्स होती हैं, ठीक है। और मैंने आपको दिखाया कि ये जो एक्टिव बाइंडिंग साइट है, ये आपके किसकी एक्टिव बाइंडिंग साइट है, तो आप कहेंगे ये एक्टिव बाइंडिंग साइट है किसकी, RuBP की, RuBP। तो यहाँ पर आपके क्या आके लगेगा, यहाँ पर आपके RuBP आके लगेगा, ठीक है। तो RuBP क्या है, RuBP क्या है, तो आप कहेंगे RuBP है राइबुलोस 1,5 बिसफॉस्फेट, ठीक है। तो RuBP क्या है, आपके राइबुलोस 1,5 बिसफॉस्फेट। और रिबिस्को में आपके एक एक्टिव बाइंडिंग साइट किसकी है, RuBP की है। तो यहां पर हमेशा RuBP जाके लगेगा, ठीक। अब आप देखिए दूसरी, ये जो दूसरी एक्टिव बाइंडिंग साइट है, ये किसकी एक्टिव बाइंडिंग साइट है, तो आप कहेंगे ये एक्टिव बाइंडिंग साइट CO2 की और O2 की। तो इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपके CO2 भी बाइंड कर सकता है और यहाँ पर आपके ऑक्सीजन यानी कि O2 भी बाइंड कर सकता है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपके O2 भी बाइंड कर सकता है और CO2 भी बाइंड कर सकता है, ठीक है। अब कौन बाइंड करेगा, इसको देखना है हमें, CO2 कब बाइंड करेगा और ऑक्सीजन कब बाइंड करेगा, ये हमें देखना है, ठीक है। तो आप देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि रिबिस्को के पास डुअल एक्टिविटी होती है, डुअल एक्टिविटी। तो मैंने क्या लिखा, आपके रिबिस्को के पास डुअल एक्टिविटी है, ठीक है। डुअल एक्टिविटी का मतलब है कि ये आपके काम करता है किसकी तरह, कार्बोक्सिलेस की तरह, ठीक है। और ये किसकी तरह काम करता है, ऑक्सीजनेस की तरह, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलेस की तरह भी काम करता है और ऑक्सीजनेस की तरह भी काम करता है। कार्बोक्सिलेस का मतलब है कि ये कार्बोक्सिलेशन करता है, ठीक है। तो आप देखेंगे
कि ये RuBP में जब CO2 जोड़ेगा तो आप कहेंगे इसने क्या किया, कार्बोक्सिलेशन किया। और अगर इसने RuBP में ऑक्सीजन जोड़ा तो आप कहेंगे कि इसने ऑक्सीजनेशन किया, इसने आपके ऑक्सीजनेस की तरह काम किया। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आया होगा, तो ये आपके समझ में आया होगा। तो अब आप कहेंगे कि ये कार्बोक्सिलेज की तरह कब काम करेगा और ऑक्सीजनेस की तरह कब काम करेगा। तो आप देखिए ध्यान से, अगर मैं बात करूं रिबिस्को की एफिनिटी की, तो आप कहेंगे कि CO2 के लिए रिबिस्को की एफिनिटी काफ़ी ज़्यादा है, रिबिस्को की एफिनिटी CO2 के लिए काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं दोनों गैस की, ऑक्सीजन और आपके CO2 दोनों गैस की मैंने इक्वल कंसंट्रेशन ली और यहाँ पे आपके रिबिस्को खड़ा है, मान लीजिए मैंने 100 मोल CO2 ली, 100 मोल O2 ली और यहाँ पे रिबिस्को खड़ा है, तो आप बताइए रिबिस्को से कौन बाइंड करेगा। तो आप कहेंगे हमेशा CO2 बाइंड करेगा। क्यों? क्योंकि CO2 की एफिनिटी ज़्यादा है ऑक्सीजन से। ठीक है, इसीलिए सेम कंसंट्रेशन पे आपके CO2 बाइंड किया, ना कि ऑक्सीजन। तो अब आप देखेंगे कि अगर CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है या बराबर है ऑक्सीजन के, ज़्यादा है या बराबर है ऑक्सीजन के, तो उस केस में आप देखेंगे कि रिबिस्को किसकी तरह काम करेगा, आपके रिबिस्को काम करेगा आपके कार्बोक्सिलेज की तरह, और ये RuBP में जोड़ देगा क्या, RuBP में जोड़ देगा CO2। ठीक है, तो अब आप देखिए कि RuBP के अंदर 5 कार्बन और CO2 के अंदर आपके 1 कार्बन। ठीक है, और ये दोनों आपके जब मिलेंगे तो ये आपके कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, तो PGA क्या है आपके, 3 PGA है आपके, इसको आप बोल सकते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। या आप इसको बोल सकते हैं फॉस्फोग्लिसरेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे 5 और 1 6 कार्बन और 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में आपके 3 कार्बन, तो इसके आपके 2 मॉलिक्यूल बनने चाहिए। ठीक है, तो यहां तक आपकी समझ में आया होगा। तो अगर CO2 की कंसंट्रेशन O2 से ज़्यादा है या बराबर है तो आपके रिबिस्को से CO2 ही बाइंड करेगा, और जब CO2 बाइंड करेगा रिबिस्को से तो उस केस में आपके ये CO2 को RuBP में जोड़ देगा, यानी कि ये किसकी तरह काम करेगा, आपके ये कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा, और RuBP को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA, और 3 PGA क्या है आपके, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब आप देखिए ध्यान से अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है CO2 से, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है CO2 से, तो अब आप देखेंगे, तो मान लीजिए आपके, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि CO2 की कंसंट्रेशन काफ़ी कम है किससे, ऑक्सीजन से। तो आप लिखेंगे व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज वेरी लो कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो उस केस में क्या होगा, आपके उस केस में आपके ऑक्सीजन लड़ाई करेगा CO2 से यहाँ पर बैठने के लिए। ठीक है, तो आप कहेंगे ऑक्सीजन इससे लड़ाई करेगा CO2 से यहाँ बैठने के लिए। ठीक है, तो आप कहेंगे कि ये आपके कॉम्पिटिट करेगा CO2 से और इसकी बाइंडिंग को इनहिबिट करेगा, CO2 की बाइंडिंग को नहीं होने देगा रिबिस्को पे। तो आप कहेंगे कि ऑक्सीजन कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट
बाइंडिंग ऑफ CO2 विद रिबिस्को। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आया होगा। तो जब CO2 की कंसंट्रेशन बहुत कम है, जब CO2 की कंसंट्रेशन बहुत कम है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, तो जब CO2 की कंसंट्रेशन बहुत कम है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, तो आप देखेंगे ऑक्सीजन लड़ाई करेगा, कॉम्पिटिट करेगा CO2 से और इसकी बाइंडिंग को नहीं होने देगा, इसकी बाइंडिंग को इनहिबिट करेगा। ठीक है, तो O2 कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट बाइंडिंग ऑफ CO2 विद रिबिस्को और इससे जाके खुद बाइंड कर जाएगा। ठीक है, एंड इटसेल्फ मतलब खुद से, इटसेल्फ बाइंड विद रिबिस्को से खुद जाके बाइंड कर जाएगा। तो उस केस में आप देखेंगे कि रिबिस्को किसकी तरह काम करेगा, रिबिस्को आपके ऑक्सीजनेस की तरह काम करेगा। ठीक है, यानी कि रिबिस्को आपके RUBP के अंदर ऑक्सीजन जोड़ देगा। ठीक है, और क्योंकि इसने ऑक्सीजन जोड़ा तो अब ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये आपके ऑक्सीजनेस की तरह काम कर रहा है क्योंकि इसने RUBP का ऑक्सीजनेशन किया है। ठीक है, तो ये आपके समझ में आया होगा। और अब आप देखेंगे RUBP में 5 कार्बन और ऑक्सीजन से जुड़ने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यानी कि फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है, और 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कितने कार्बन हैं आपके, 3 कार्बन, और फॉस्फोग्लाइकोलेट में आप कितने कार्बन हैं, इसमें आपके 2 कार्बन हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है या CO2 की कंसंट्रेशन बहुत कम है तो उस केस में आपके ऑक्सीजन CO2 को बाइंड नहीं करने देगा और खुद रिबिस्को से बाइंड कर जाएगा। और जब ये रिबिस्को से बाइंड कर जाएगा तो आप देखेंगे रिबिस्को ऑक्सीजनेस की तरह काम करेगा और RUBP में ऑक्सीजन जोड़ देगा। और उस केस में आप कहेंगे कि RUBP कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, एक मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट और एक मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है, तो अब आपको याद होगा जैसे रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में आपके ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, ग्लूकोज टूटता है आपके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो आप देखेंगे यहाँ पर RUBP टूटा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, किसके अंदर, फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो इसीलिए आप इसको क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन की मदद से RUBP टूटा किसमें, फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है, तो इसी रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 कार्बन का प्रोडक्ट बन रहा है, इसमें आपके 2 कार्बन का फॉस्फोग्लाइकोलेट बन रहा है, इसीलिए आपके इसको C2 साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आया होगा, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा RUBP के बारे में, सॉरी रिबिस्को के बारे में, कि रिबिस्को तो पहला पॉइंट क्या है रिबिस्को का, पहला पॉइंट है डुअल एक्टिविटी है। दूसरा पॉइंट क्या है आपके, कि ये आपके मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है, या कह लीजिए आपके प्रोटीन है, क्योंकि इसका नेचर प्रोटीन होता है। तो मोस्ट अबंडेंट एंजाइम या प्रोटीन इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में आपके सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एंजाइम या प्रोटीन है रिबिस्को। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो अब आप देखिए कि फोटो रेस्पिरेशन कब होगा। तो मैंने आपसे पूछा फोटो रेस्पिरेशन अकर व्हेन 1, आप बताइए जब आपके ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई होगी या ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो होगी। तो आप कहेंगे जब आपके ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई होगी, हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। ठीक है,
और आप बताइए जब आपके CO2 की कंसंट्रेशन हाई होगी या CO2 की कंसंट्रेशन लो होगी। तो आप कहेंगे जब CO2 की कंसंट्रेशन क्या होगी, लो होगी, ठीक है। तो जब हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होगी तो आपके रिबिस्को से ऑक्सीजन बाइंड करेगी और रिबिस्को किसकी तरह काम करेगा, आपके ऑक्सीजनेस की तरह, और RUBP में ऑक्सीजन ऐड कर देगा और आपके फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगा, ठीक है। और जब आपके CO2 लो होगी तो उस केस में भी आपके ऑक्सीजन ही रिबिस्को से बाइंड करेगा और ऑक्सीजनेस की तरह काम करेगा और RUBP में ऑक्सीजन जोड़ देगा और फिर से आपकी फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगा, ठीक है। तीसरा बताइए आपके हाई लाइट इंटेंसिटी एंड हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर, तो हाई लाइट इंटेंसिटी और हाई टेम्परेचर में आपके फोटो रेस्पिरेशन क्यों होगा। तो आप कहेंगे हाई लाइट इंटेंसिटी जब होगी तो उससे आपके क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, या हाई टेम्परेचर होगा तो उससे आपके क्या होगा कि हीट प्रोड्यूस होगी और जिसकी वजह से क्या होगा, आपके प्लांट से ज़्यादा वाटर लॉस होगा। तो वाटर लॉस प्रिवेंट करने के लिए आपके प्लांट की लीफ स्टोमाटा क्लोज कर लेंगी, ठीक है। और लाइट की वजह से जो आपकी लाइट रिएक्शन हो रही है वहाँ पर आपकी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है, तो जो पानी टूट रहा है वहाँ पे आपके ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी और ऑक्सीजन अब प्लांट के अंदर एक्यूमुलेट होती रहेगी। क्यों, क्योंकि स्टोमाटा क्लोज है। तो दोबारा सुनिए इसको कि हाई लाइट इंटेंसिटी में या हाई टेम्परेचर में ज़्यादा हीट की वजह से प्लांट काफ़ी तेज़ी से वाटर लॉस करेगा और वाटर लॉस प्रिवेंट करने के लिए वो अपना स्टोमेटा क्लोज कर लेगा और लाइट रिएक्शन में आपकी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है तो ऑक्सीजन आपके क्लोज स्टोमेटा की वजह से बाहर निकल पाएगी, तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन प्लांट के अंदर बढ़ती जाएगी और CO2 भी क्लोज स्टोमेटा की वजह से अंदर नहीं आ पा रहा, ठीक है। तो CO2 की कंसंट्रेशन प्लांट के अंदर आपकी कम होती जा रही है, तो CO2 कम हो रही है, ऑक्सीजन बढ़ रही है। तो आप देखेंगे जब ऑक्सीजन ज़्यादा होती है तो रिबिस्को किसकी तरह काम करता है, ऑक्सीजनेस की तरह, और RUBP में ऑक्सीजन जोड़ के फोटो रेस्पिरेशन कराता है, ठीक है। तो आप देखेंगे हाई लाइट इंटेंसिटी हो चाहे हाई टेम्परेचर हो, दोनों ही केस में आपके क्या होगा, फोटो रेस्पिरेशन होगा। और एक बात और याद रखिएगा कि C3 प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन होता है लेकिन C4 के अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। और क्यों नहीं होता इसको हम आगे जानेंगे, ठीक है, इस बात को हम आगे जानेंगे। चलिए ये आपने देख लिया। तो अब आप देखिए फोटो रेस्पिरेशन में मैं आपको फोटो रेस्पिरेशन का पाथवे बताऊंगा, लेकिन पाथवे इंपॉर्टेंट नहीं है आपके सिलेबस में और आपकी NCERT में दिया नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने हैं, उसके लिए मैं आपको इसका पाथवे दिखाऊंगा, लेकिन आपको पाथवे याद नहीं करना, ठीक है। जो पॉइंट्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पाथवे इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले पॉइंट देखिए आप क्या है कि फोटो रेस्पिरेशन में आपके कितने सेल ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व हैं। तो आप कहेंगे 1 2 3 सेल ऑर्गेनेल फोटो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और आप देखिए आपको इनको ऑर्डर में याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या इन्वॉल्व होता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। उसके बाद आपके परऑक्सीसोम और उसके बाद आपके माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में एंटर किया क्या, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पे, हाई है ऑलरेडी। और आप देखेंगे कि जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई होती है तो रिबिस्को से ऑक्सीजन बाइंड कर जाएगा और रिबिस्को RUBP का ऑक्सीजनेशन कर देगा, ठीक है। तो हाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपके रिबिस्को ऑक्सीजन से बाइंड कर जाएगा और किसकी तरह काम करेगा, आपके ऑक्सीजनेस की तरह काम करेगा और RUBP का ऑक्सीजनेशन कर देगा, ठीक है। और आप जानते हैं 5 कार्बन के RUBP का जब ऑक्सीजनेशन होगा तो ये टूट जाएगा किसके अंदर, ये टूट जाएगा आपके फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है। तो फॉस्फोग्लिसरेट
3 कार्बन के फॉस्फोग्लिसरेट और 2 कार्बन के फॉस्फोग्लाइकोलेट में टूट जाएगा, ठीक है। और एंजाइम क्या है यहाँ पे, एंजाइम है आपके रिबिस्को, और रिबिस्को यहाँ पर आप जानते हैं ऑक्सीजनेज की तरह काम करेगा, कार्बोक्सिलेज की तरह नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, तो ये आप जानते हैं आपके RuBP का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, और ये आपके क्या किस में टूटा, ये टूटा फॉस्फोग्लिसरेट और आपके फॉस्फोग्लाइकोलेट, और फॉस्फोग्लाइकोलेट आपके ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ पर, पेरोक्सिसोम में, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ये फॉस्फोग्लाइकोलेट पेरोक्सिसोम में ट्रांसपोर्ट हुआ, ठीक है। और अब ये आपके 2 कार्बन का फॉस्फोग्लाइकोलेट कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ग्लिसरीन के अंदर, ठीक है। और ग्लिसरीन में भी आपके कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन हैं। अब ये दो मॉलिक्यूल ग्लिसरीन के 2 मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होंगे कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और यहाँ पर आपके ये 4 कार्बन के कंपाउंड में कन्वर्ट होंगे, और उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर 3 कार्बन के सीरीन में, ठीक है, 3 कार्बन के आपके सीरीन में। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 4 कार्बन के कंपाउंड से ये 3 कार्बन का कंपाउंड बना, तो 1 कार्बन कहाँ चला गया, तो आप कहेंगे कि एक कार्बन आपके CO2 की फॉर्म में निकल जाएगा, और इसी स्टेप को आप क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो ये क्या है आपके डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ CO2। तो 4 कार्बन कंपाउंड में से जो आपके 2 ग्लिसरीन के मिलने से बना होगा, उसमें से आपके एक CO2 निकला, और उसी को आप क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। और क्या बना आपके सीरीन। अब सीरीन ट्रांसपोर्ट हो जाएगा वापस से किसमें, पेरोक्सिसोम में, ठीक है। तो सीरीन ट्रांसपोर्ट हुआ आपके किसमें, पेरोक्सिसोम में, और सीरीन से आपके क्या बनेगा, सीरीन से यहाँ बनेगा आपके ग्लिसरेट, ठीक है। सीरीन से आपके क्या बनेगा, ग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड, जिसमें आपके कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन हैं, ठीक है। और ग्लिसरेट ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ पर आपके, ग्लिसरेट ट्रांसपोर्ट होगा आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और आप देखेंगे ग्लिसरेट का क्या होगा, ग्लिसरेट में आपके फॉस्फेट जुड़ेगा, इसके ग्लिसरेट में 3rd कार्बन पे आपके फॉस्फेट जुड़ेगा, और क्या बनेगा आपके 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन हो रहा है, मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट हो रहा है, तो आप देखेंगे फॉस्फेट कौन डोनेट करेगा, तो आप कहेंगे ATP टूटेगा और ADP में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक फॉस्फेट डोनेट कर देगा किसको, ग्लिसरेट को। तो ग्लिसरेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके फॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है। चलिए, तो आपके लिए साइकिल इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको जो बताया बस आप वो याद रखिएगा कि ये आपके फोटो रेस्पिरेशन में आपके 3 ऑर्गेनेल इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और वो भी इस ऑर्डर में, CPM मतलब क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ पर आपके CO2 इवॉल्व होती है, आपके फोटो रेस्पिरेशन में CO2 इवॉल्व होती है, और ATP खर्च होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन में या कह लीजिए क्या, फोटो रेस्पिरेशन में यहाँ आपके C2 साइकिल में तो आप बताइए मुझे, क्या यहाँ पर किसी शुगर का सिंथेसिस हुआ, या किसी ATP NADPH का सिंथेसिस हुआ, तो आप कहेंगे नहीं, ठीक है। तो आप कहेंगे नीदर शुगर नॉर ATP एंड NADPH सिंथेसाइज्ड, ठीक है। तो ना ही यहाँ पर शुगर बनी, और ना ही आपके ATP NADPH बना, ठीक है। तो आपके शुगर भी नहीं बनी और ATP NADPH भी नहीं बना, ठीक है। जैसा कि आपके डार्क रिएक्शन में होता था, यहाँ पर आपके ना शुगर बनी, ना लाइट रिएक्शन की तरह ना ATP NADPH बना, बल्कि ATP कंज्यूम हुआ, ठीक है।
तो आप क्या कहेंगे, एटीपी कंज्यूम हुआ, एटीपी कंज्यूम्ड, ठीक है। और CO2 फिक्स नहीं हुई, CO2 आपके रिलीज हुई, ठीक है। तो यहाँ पे CO2 रिलीज हुई, ओके। और चौथी बात क्या लिखेंगे आप, चौथी बात ये लिखेंगे कि इसका फंक्शन इसका बायोलॉजिकल फंक्शन, मतलब आपकी प्लांट की बॉडी में इसका क्या काम है, इसका क्या रोल है। तो आप कहेंगे इसका फंक्शन हमें नहीं पता, एनसीईआरटी लिखती है इसका फंक्शन आपकी क्या है, अननोन है, ठीक है। इसका बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है आपके, अननोन है। तो जैसे आपने देखा था C3 साइकिल में और C4 साइकिल में आपके शुगर बनती है, ग्लूकोज बनता है। लाइट रिएक्शन में आपके ADP और NADPH बनता है। लेकिन फोटो रेस्पिरेशन में आपके ना शुगर बनती, ना ATP और NADPH बनता, बल्कि यहाँ पे ATP कंज्यूम होता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे CO2 फिक्स नहीं होगा, बल्कि CO2 रिलीज होगा। और बायोलॉजिकल फंक्शन इसका पता नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी लिखती है कि बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है, अननोन है, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। तो अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे आपके फोटो रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन के बीच में, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन और फोटो रेस्पिरेशन के बीच में हम डिफरेंस पढ़ेंगे। तो आप लिखिए यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन और यहाँ पे लिखिए आप क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में आप जानते हैं ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और आपके क्या बनता है, CO2 वाटर और आपके एनर्जी, जो कि आपके किस में स्टोर होती है, जो कि आपके ATP की फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक है। चलिए अब एक एक करके लिखना शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट देखिए आप, ऑक्सीजन। दूसरा पॉइंट क्या है आपके, CO2। और तीसरा पॉइंट है आपके शुगर। और चौथा पॉइंट है आपके प्रोसेस। चौथा पॉइंट लिखेंगे आप क्या, एनर्जी। पांचवा पॉइंट लिखेंगे आप प्रोसेस। छठा पॉइंट लिखेंगे आप साइट। और सातवां पॉइंट लिखेंगे आप ऑर्गेनल इन्वॉल्व, ऑर्गेनल इन्वॉल्व, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो आप बताइए मुझे, फोटो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन कंज्यूम होती है या आपके प्रोड्यूस होती है। तो आप कहेंगे ऑक्सीजन यहाँ पे कंज्यूम होगी फोटो रेस्पिरेशन में, तो यह लिखेंगे आप क्या, कंज्यूम। और एरोबिक रेस्पिरेशन में भी आपके ऑक्सीजन कंज्यूम होगी, ठीक है। ऑक्सीजन आपको ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, ऑक्सीजन आपके ग्लूकोज को तोड़ने के लिए कंज्यूम होगी, ठीक है। तो दोनों में ही फोटो रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में ही आपके ऑक्सीजन कंज्यूम होगी, ठीक है। CO2 आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आपके CO2 रिलीज होगी, फोटो रेस्पिरेशन में भी आपके CO2 रिलीज होगी, और एरोबिक रेस्पिरेशन में भी आपके CO2 रिलीज होगी, ठीक है। तो दोनों में ही आपके CO2 रिलीज होती है। तो यहाँ लिखा आपने क्या, रिलीज। यहाँ भी आपने क्या लिखा, रिलीज्ड, ठीक है। दोनों जगह आपके CO2 रिलीज होती है, ओके। शुगर, आप बताइए मुझे, एरोबिक रेस्पिरेशन में शुगर का क्या हुआ, क्या शुगर आपकी बनी या टूटी। तो आप कहेंगे ग्लूकोज यानी कि शुगर टूटेगी किसमें, ग्लूकोज सॉरी CO2 और वाटर में। तो आप लिखेंगे यहाँ पे शुगर का क्या हुआ, शुगर का क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, शुगर का ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है। और यहाँ पे आपके ना शुगर बनेगी ना टूटेगी, तो आप लिखेंगे नॉट सिंथेसाइज्ड, ठीक है। चलिए, तो आपने देखा ना यहाँ पे शुगर बनी ना यहाँ पे शुगर टूटेगी, तो आपने क्या लिखा, नॉट सिंथेसाइज्ड। और एरोबिक रेस्पिरेशन में आपके ग्लूकोज यानी कि शुगर टूटती है किसमें, CO2 वाटर में। तो यहाँ लिखा आपने क्या, ब्रेकडाउन। एनर्जी की बात करूँ तो फोटो रेस्पिरेशन में आपकी एनर्जी, फोटो रेस्पिरेशन में आपकी एनर्जी बनती नहीं है बल्कि कंज्यूम होती है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, एनर्जी क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है, कंज्यूम। और यहाँ लिखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन में आपकी एनर्जी बनती है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, एनर्जी प्रोड्यूस्ड,
ठीक है, तो आप मुझे बताइए फोटो रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस हो गया? तो आप कहेंगे कि फोटो रेस्पिरेशन आपके वेस्टफुल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना शुगर बन रही ना आपके एनर्जी बन रही, बल्कि एनर्जी खर्च हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए आपकी फोटो रेस्पिरेशन क्या है? एक वेस्टफुल प्रोसेस है। वेस्टफुल प्रोसेस क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना शुगर बन रही ना एनर्जी बन रही, बल्कि एनर्जी खर्च हो रही है। इसीलिए आपकी ये कैसा है? वेस्टफुल प्रोसेस। और एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? तो आप कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन में आपके एनर्जी बनती है, एटी बनती है। तो ये क्या हो गया आपके? ये हो गया आपके यूजफुल प्रोसेस साइट। तो फोटो रेस्पिरेशन में आपके कहाँ होता है? तो आप कहेंगे फोटो रेस्पिरेशन आपके सिर्फ उन्हीं सेल में होता है जहाँ पर आपके फोटोसिंथेसिस यानी कि डार्केशन होती है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि ये सिर्फ आपके C3 प्लांट्स में, सिर्फ C3 प्लांट्स में आपके ग्रीन सेल या फोटोसिंथेटिक सेल में होता है। फोटोसिंथेटिक सेल में जहाँ पर आपकी क्या होगा? जहाँ पर आपकी रिबिस्को होगा। ठीक है, फोटोसिंथेटिक सेल यानी कि मीसोफिल सेल में। और एरोबिक रेस्पिरेशन तो हर सेल में होता है, क्योंकि हर सेल को आपकी एनर्जी चाहिए। तो ऑल सेल, ऑल लिविंग सेल। ठीक है, ऑर्गेनेल, तो आप जानते हैं ऑर्गेनेल कौन से इन्वॉल्व हैं फोटो रेस्पिरेशन में? तो आप कहेंगे फोटो रेस्पिरेशन में आपके क्लोरोप्लास्ट, फिर पैरोक्सिसोम और फिर माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपके सीरीज में आपको याद करने हैं। तो ऐसे लिखिएगा आप ऐसे लिखिएगा कि पहले कौन सा? क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद पैरोक्सिसोम, और उसके बाद आपके माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ आपके माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, तो क्विकली देखेंगे कि फोटो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन कंज्यूम, एरोबिक रेस्पिरेशन में आपके ऑक्सीजन कंज्यूम। ठीक है, यहाँ भी ऑक्सीजन कंज्यूम हुई, यहाँ भी आपके ऑक्सीजन कंज्यूम हुई। ठीक है, CO2 यहाँ भी रिलीज हुई और CO2 यहाँ भी रिलीज हुई। शुगर ना यहाँ बनी ना टूटी, यहाँ पे शुगर टूटेगी। ठीक है, और एनर्जी आपके फोटो रेस्पिरेशन में कंज्यूम होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन में आपके एनर्जी बनती है। तो ये कैसा प्रोसेस हो गया? ना शुगर बन रही ना एनर्जी बन रही, बल्कि एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो आपके ये हो गया वेस्टफुल प्रोसेस। ठीक है, वेस्टफुल प्रोसेस। और ये आपके एनर्जी बना रहा है, तो ये क्या हो गया आपकी यूजफुल प्रोसेस। कहाँ होता है? C3 प्लांट में, सारे फोटोसिंथेटिक सेल में, जहाँ पर आपके क्या होगा? रिबिस्को होगा। और ये आपके सारे सेल में होता है, ऑल लिविंग सेल में, क्योंकि सारी सेल को आपके एनर्जी चाहिए। और यहाँ पे आपके C3 प्लांट में सिर्फ ग्रीन सेल में, फोटोसिंथेटिक सेल में होगा। ऑर्गेनेल इन्वॉल्व, क्लोरोप्लास्ट, पैरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया फोटो रेस्पिरेशन में। एरोबिक रेस्पिरेशन में आपके सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलिए तो अब देखेंगे कि C4 प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन क्यों नहीं होता। ठीक है, तो आप लिखिए क्वेश्चन क्या? why does photo respiration not take place in C4 plants? ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा कि C4 प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन क्यों नहीं होता। ठीक है, तो अब आप देखिए कि C4 प्लांट्स के अंदर जो बायोसिंथेटिक पाथवे है उसको आप बोलते हैं C4 साइकिल। और आप जानते हैं C4 साइकिल कहाँ होती है आपके? C4 साइकिल होती है आपके मीसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल में। ठीक है, तो मीसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल में आपके C4 साइकिल होती है। तो यहाँ लिखा मैंने क्या? मीसोफिल सेल, और यहां मैंने लिखा आपके क्या? बंडल शीथ सेल। ठीक है, चलिए अब आप ध्यान से देखिए कि रिबिस्को कहां प्रेजेंट है, मीसोफिल सेल में या बंडल शीथ सेल में? तो आप कहेंगे कि रिबिस्को आपके कहां प्रेजेंट है? बंडल शीथ सेल में।
मीसोफिल सेल में आपके कोई रिबिस्को नहीं होता, ठीक है, और बंडल शीथ सेल में आपके रिबिस्को होता है, ठीक। अब आप ध्यान से सुनिए, तो मैंने आपसे पूछा कि फोटो रेस्पिरेशन कब होता है, तो आप कहेंगे जब आपके ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत हाई है CO2 के कंपैरिजन में, तो उस टाइम पर ऑक्सीजन कॉम्पिटिट करेगा किससे, CO2 से, और CO2 को बाइंड नहीं होने देगा रिबिस्को से, और खुद जाके आपके रिबिस्को से बाइंड कर जाएगा। और जब ऑक्सीजन रिबिस्को से बाइंड कर जाएगा तो रिबिस्को अब ऑक्सीजनेस की तरह काम करेगा और RUBP का ऑक्सीजनेशन कर देगा, ठीक है, और आपके फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगा, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि फोटो रेस्पिरेशन कब होता है, तो आप कहेंगे फोटो रेस्पिरेशन जब होगा जब आपके CO2 की कंसंट्रेशन कम होगी बहुत ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, और उस टाइम पर ऑक्सीजन CO2 से कॉम्पिटिट करेगा और CO2 को हटा करके खुद बैठ जाएगा किसके पास, रिबिस्को के पास। तो उस केस में रिबिस्को ऑक्सीजनेस की तरह काम करेगा और RUBP का क्या कर देगा, आपके RUBP को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, फॉस्फोग्लाइकोलेट और फॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है, और फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगा। तो RUBP का ये ऑक्सीजनेशन कर देगा जब आपके ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई होगी, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, ध्यान से सुनिए। तो मैंने आपसे कहा C4 साइकिल के टाइम पर जब यहाँ पर C4 एसिड बनता है तो ये C4 एसिड ट्रांसपोर्ट होता है किसके अंदर, बंडल शीथ के अंदर, और ये C4 एसिड यानी कि 4 कार्बन का एसिड, C4 एसिड मतलब 4 कार्बन का एसिड, जैसे कि आपकी मैलिक एसिड, ये जब कन्वर्ट होता है किसके अंदर, C3 एसिड के अंदर, 3 कार्बन के एसिड के अंदर, जैसे आपकी पायरुविक एसिड के अंदर, तो ये आपके रिलीज़ करता है क्या, एक कार्बन CO2 की फॉर्म में, ओके। तो ये आपके CO2 रिलीज होती है बंडल शीथ के अंदर C4 साइकिल के टाइम पे, ठीक है। तो ये आपकी समझ में आया होगा कि C4 साइकिल के टाइम पर बंडल शीथ में आपके CO2 रिलीज होती है और बंडल शीथ में ही आपके रिबिस्को प्रेजेंट है, ठीक है। अब आप देखिए, जब सेल के अंदर ही यानी कि इंट्रासेलुलर CO2 रिलीज हुई है, तो आप बताइए मुझे CO2 की कंसंट्रेशन यहाँ पर हाई होगी या लो होगी, तो आप कहेंगे कि इंट्रासेलुलर CO2 कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी क्योंकि सेल के अंदर ही CO2 रिलीज हुई है। और इस केस में क्योंकि CO2 की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा है, तो आप बताइए रिबिस्को से कौन बाइंड करेगा, तो आप कहेंगे कि रिबिस्को की एफिनिटी CO2 के लिए ऑलरेडी ज़्यादा होती है, तो इस केस में आपके CO2 बाइंड करेगा किससे, रिबिस्को से, और जब CO2 बाइंड करेगा रिबिस्को से तो उस केस में आपके रिबिस्को काम करेगा किसकी तरह, कार्बोक्सिलेज की तरह, और आपके RUBP का कार्बोक्सिलेशन होगा और ये आपके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होगा, यानी कि उस टाइम पर आपके C3 साइकिल चलेगी, ठीक है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि सेल के अंदर ही CO2 प्रोड्यूस हो रही है, तो इंट्रासेलुलर CO2 कंसंट्रेशन हाई होगी, और CO2 कंसंट्रेशन हाई होगी तो CO2 बाइंड करेगी रिबिस्को से, और रिबिस्को काम करेगा किसकी तरह, आपके कार्बोक्सिलेज की तरह, RUBP का कार्बोक्सिलेशन करेगा, और उस केस में आपके CO2 फिक्स होगी, यानी कि आपके O2 बाइंड नहीं कर पाएगी, तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा, ठीक है। तो अब आप आंसर में क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग C4 साइकिल के टाइम पे CO2 is released inside bundle sheath cell, ठीक है। तो C4 साइकिल के टाइम पे CO2 रिलीज होती है बंडल शीथ सेल में, और इससे क्या होगा आपके, दिस इंक्रीज इंट्रासेलुलर CO2 कंसंट्रेशन, ठीक है। तो दिस इंक्रीज इंट्रासेलुलर CO2 कंसंट्रेशन, तो इससे आपकी CO2 कंसंट्रेशन सेल के अंदर बढ़ जाएगी, ठीक है। और जब सेल के अंदर CO2 कंसंट्रेशन बढ़ गई तो आप देखेंगे कि रिबिस्को भी इसी सेल के अंदर प्रेजेंट है, तो इस वजह से आपके यहाँ पर सेल के अंदर CO2 कंसंट्रेशन बढ़ गई,
किसके पास में, नियर रिबिस्को। तो रिबिस्को के पास में आपके CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो इससे क्या होगा आपके, दिस एंश्योर रिबिस्को एक्टिविटी एस कार्बोक्सिलेस। ठीक है, तो जब सेल के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ गई रिबिस्को के पास में, तो इससे आपके अब CO2 ही बाइंड करेगा, और जिसकी वजह से रिबिस्को कार्बोक्सिलेस की तरह ही काम करेगा, और इसकी ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी इनहिबिट हो जाएगी। ठीक है, एंड इनहिबिट कह लीजिए, या कह लीजिए किताब में लिखा है मिनिमाइजिंग, कम हो जाएगी, मिनिमाइजिंग ऑक्सीजनेशन या ऑक्सीजनेस एक्टिविटी ऑफ रिबिस्को। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि सेल के अंदर CO2 रिलीज हो रही है C4 साइकिल के टाइम पे, तो रिबिस्को के पास में आपकी CO2 कंसंट्रेशन हाई है, और रिबिस्को की एफिनिटी CO2 के लिए ज़्यादा होती है, तो CO2 ही बाइंड करेगा आपके रिबिस्को से, और उस केस में आपके रिबिस्को काम करेगा किसकी तरह, कार्बोक्सिलेस की तरह, और RUBP का कार्बोक्सिलेशन करेगा। ठीक है, और इस तरह से आपके ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर पाएगा, तो RUBP का ऑक्सीजनेशन नहीं होगा, तो फोटो रेस्पिरेशन भी नहीं होगा। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब हम देखेंगे C4 प्लांट के कुछ फीचर्स। ठीक है, तो आप डालेंगे क्या, फीचर्स ऑफ C4 प्लांट्स। ठीक है, C4 प्लांट्स के आप फीचर्स देखिए। सबसे पहले आप देखिए, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये अडेप्टेड होते हैं, अडेप्टेड टू ग्रो इन ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज। ठीक है, और ट्रॉपिकल एरिया में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ट्रॉपिकल एरिया क्या होते हैं। तो आप देखेंगे ये क्या है आपके इक्वेटर, और ये क्या है आपके यहाँ पर अर्थ पे पोल। ठीक है, तो अर्थ पे यहाँ क्या है, ये इक्वेटर, और ये क्या है आपके पोल। तो इक्वेटर के आप 23.5 नॉर्थ जाइए, 23.5 साउथ जाइए। ठीक है, इक्वेटर के 23.5 नॉर्थ जाइए और 23.5 साउथ जाइए। तो इस बीच में जितना भी एरिया पड़ेगा वो सारा एरिया क्या है आपके, ट्रॉपिकल एरिया। ठीक है, चलिए, तो आप देखेंगे कि ये अच्छे से ग्रो करते हैं ड्राई ट्रॉपिकल एरिया में। ठीक है, तो ध्यान सुनिए, नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि ये आपके रेस्पॉन्स शो करते हैं, शो रेस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटी एंड शो टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर। तो ध्यान सुनिए, तो ये आपके ट्रॉपिकल एरिया में होते हैं, और आप जानते हैं यहाँ पर ट्रॉपिकल एरिया में आपके धूप ज़्यादा पड़ती है, पोल्स में आपके धूप कम पड़ती है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे धूप ज़्यादा पड़ती है इक्वेटर के पास, तो आप देखेंगे इन रीजन्स पे, इन एरियाज़ पे आपकी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, जैसे आपकी इंडिया। तो अब आप देखिए ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे लाइट ज़्यादा पड़ रही है, तो यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, हाई होगी, और टेम्परेचर भी कैसा होगा आपके, हाई होगा। तो आप ध्यान सुनिए कि जो इस रीजन में पेड़ होते हैं, वो पेड़ हाई लाइट इंटेंसिटी और हाई टेम्परेचर की वजह से आप देखेंगे कि उनमें आपके वाटर लॉस ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हाई लाइट इंटेंसिटी और हाई टेम्परेचर की वजह से आप देखेंगे यहाँ पर प्लांट में वाटर लॉस ज़्यादा होगा ट्रांसमिशन के थ्रू। ठीक है, तो ज़्यादा वाटर लॉस हो रहा है, तो प्लांट वाटर लॉस प्रिवेंट करने के लिए अपना स्टोमाटा क्लोज कर लेंगे। ठीक है, तो प्लांट ने अपना स्टोमाटा क्लोज कर लिया ड्यू टू हाई टेम्परेचर और हाई लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, ये आपके समझ में आया होगा। तो अब आप ध्यान सुनिए कि हाई लाइट इंटेंसिटी और हाई टेम्परेचर की वजह से जो आपके इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है,
उसकी वजह से प्लांट में वाटर लॉस ज़्यादा हो रहा है, और वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए प्लांट ने अपना स्टोमाटा क्लोज कर लिया। तो अब आप देखेंगे कि लाइट रिएक्शन की वजह से जो ऑक्सीजन बन रही है प्लांट में, वो ऑक्सीजन प्लांट्स में से आपके एस्केप नहीं कर पाएगी, ठीक है, प्लांट से आपके निकल नहीं पाएगी। और क्योंकि स्टोमाटा क्लोज है तो ना ही ऑक्सीजन बाहर निकलेगी और ना ही आपकी बाहर से CO2 प्लांट के अंदर आ पाएगी, ठीक है। चलिए, ये आपकी समझ में आया होगा। तो अब आप देख रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन जो लाइट रिएक्शन की वजह से बनी वो प्लांट से बाहर नहीं जा पा रही, तो आप देखेंगे प्लांट के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। और प्लांट के अंदर क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो आप देखेंगे कि ये ऑक्सीजन लड़ाई करेगी किससे? CO2 से, और ये खुद जाके बाइंड कर जाएगी किससे? रिबिस्को से। तो ये CO2 को रिबिस्को से बाइंड नहीं करने देगी और खुद जाके रिबिस्को से बाइंड कर जाएगी। ओके, ठीक है। तो आपने देखा कि हाई कंसंट्रेशन में जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा होगी तो आप देखेंगे ऑक्सीजन रिबिस्को से बाइंड कर जाएगी और CO2 को बाइंड नहीं करने देगी, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन रिबिस्को से बाइंड कर जाएगी आपके, तो आपके रिबिस्को किसकी तरह काम करेगा? ऑक्सीजनेस की तरह, ठीक है। और ये ऑक्सीजनेशन कर देगा किसका? RUBP का, ठीक है। और आपके फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ऐसा आपके किस में होता है? ऐसा आपके C3 प्लांट्स में होता है। लेकिन अब आप देखेंगे कि C4 प्लांट्स में हाई लाइट इंटेंसिटी और हाई टेम्परेचर में भी आपके फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर बंडल शीथ सेल में आपकी CO2 प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो बंडल शीथ सेल में C4 साइकिल में आप देखेंगे कि वहाँ पर आपके CO2 प्रोड्यूस होती है, और क्योंकि वहाँ पर CO2 प्रोड्यूस हो रही है तो आप देखेंगे CO2 का कंसंट्रेशन सेल के अंदर हाई है, तो इंट्रासेलुलर CO2 कंसंट्रेशन C4 प्लांट्स के अंदर ज़्यादा होती है, ठीक है। और CO2 की कंसंट्रेशन जब हाई है तो आप देखेंगे कि रिबिस्को की एफिनिटी CO2 के लिए ज़्यादा होती है, तो रिबिस्को आपके CO2 से ही बाइंड करेगा, ठीक है। और जब ये CO2 से बाइंड करेगा तो ये किसकी तरह काम करेगा? ये आपके कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा और RUBP का कार्बोक्सिलेशन करेगा, ठीक है। तो क्योंकि सेल के अंदर इंट्रासेलुलर CO2 प्रोड्यूस हो रही है किसमें? C4 प्लांट्स में। तो बंडल शीथ में यहाँ पर CO2 प्रोड्यूस होती है, तो इसी वजह से आप देखेंगे इंट्रासेलुलर CO2 कंसंट्रेशन हाई होगी, और इंट्रासेलुलर CO2 कंसंट्रेशन हाई है तो आप देखेंगे कि वो CO2 ऑक्सीजन को रिबिस्को से बाइंड नहीं करने देगी, खुद जाके बाइंड करेगी। और जब इससे CO2 बाइंड करेगी तो रिबिस्को किसकी तरह काम करेगा? आपके रिबिस्को काम करेगा आपके कार्बोक्सिलेज की तरह, और यहाँ पे आपके ऑक्सीजन को बाइंड नहीं करने देगा, तो ऑक्सीजनेशन आपके इनिबिट हो जाएगा। तो ऑक्सीजनेशन नहीं होगा तो आप देखेंगे फोटो रेस्पिरेशन भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो आप देखेंगे हाई लाइट इंटेंसिटी में, हाई टेम्परेचर में स्टोमाटा क्लोज है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपके फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा, क्योंकि आपके CO2 सेल के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, और CO2 अंदर हो रही है सेल के प्रोड्यूस, तो वो ही बाइंड करेगी रिबिस्को से और ऑक्सीजन को बाइंड नहीं करने देगी और फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा, ठीक है। तो आपके लिखेंगे यहाँ पर लैक फोटो रेस्पिरेशन। और आप मुझे बताइए फोटो रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है? ये यूज़फुल प्रोसेस है या ये वेस्टफुल प्रोसेस है? तो आप कहेंगे ये आपके वेस्टफुल प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर आपके कोई शुगर नहीं बन रही और यहाँ पे आपके ना ही ATP ना NADPH बनता है, बल्कि यहाँ पे ATP खर्च होता है। तो क्योंकि ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है, प्लांट का आपके नुकसान हो रहा है, इसमें एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो इसी वजह से आपके फोटो रेस्पिरेशन की वजह से प्लांट की जो पैदावार है, यील्ड है, वो कम हो जाती है। लेकिन क्योंकि C4 के अंदर फोटो रेस्पिरेशन होता नहीं है, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो पैदावार है, यील्ड है और प्रोडक्टिविटी है, वो C3 से बेहतर होती है, ठीक है। तो आपके लिखेंगे यहाँ पे बेटर यील्ड एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके C4 प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है, और फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है, यहाँ पे एनर्जी का लॉस होता है, और जिसकी वजह से C3 प्लांट की जो पैदावार है, यील्ड है और आपके प्रोडक्टिविटी है, वो आपकी ख़राब होती है C3 प्लांट की।
और C4 प्लांट में क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता तो यह इसकी यील्ड और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है किससे, C3 प्लांट से। चलिए तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। और लास्ट पॉइंट मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो लीफ एनाटमी है वो स्पेशल लीफ एनाटमी है, जिसको आप क्या बोलते हैं, जिसको आप बोलते हैं क्रेन्स एनाटमी। क्रेन्स का मतलब होता है रिंग और रीथ, ठीक है। तो क्योंकि आपके मीजोफिल सेल यहाँ पर, मीजोफिल सेल आपके बंडल शीथ सेल के अराउंड रिंग में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए आप इसको क्या बोलते हैं, क्रेन्स एनाटमी, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये अडेप्टेड होते हैं, अडेप्टेड टू ग्रो इन ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज, ठीक। और ये शो करते हैं रेस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटी और टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर। तो ये हाई टेम्परेचर और हाई लाइट इंटेंसिटी में भी आपके ग्रो कर सकते हैं। और फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता यहाँ पे, इनकी पैदावार और प्रोडक्टिविटी इसलिए ज़्यादा होती है C3 प्लांट से। C3 प्लांट में आपके फोटो रेस्पिरेशन होता है, इसीलिए उनकी पैदावार और प्रोडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। इनकी पैदावार और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है क्योंकि इनमें आपके फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। और स्पेशल लीफ एनाटमी है, इसको आप क्या बोलते हैं, क्रेन्स एनाटमी, ठीक है। चलिए ये आपकी समझ में आ गया होगा।